हम लोगों की प्रीवियस क्लासेस थी जिसमें हम लोग सिलेबस वगैरह कवर किए थे और बेसिक इंट्रो टैली प्राइम का हम लोग कवर किए थे, है ना। आज का टॉपिक हमारा बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी से है, जिसमें पहला क्लासेस जो हम कवर किए थे आपका, ठीक है ना, कॉमर्स से, है ना, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में मैंने बताया था कि अपने को पढ़ना क्या है, कॉमर्स पढ़ना है। अगर टैली सीखनी है तो अपने को कॉमर्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। काफी बच्चे इन चीजों को नोट कर चुके हैं, है ना। इसके बाद के टॉपिक को कवर करते हैं। थोड़ी सी हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि कॉमर्स क्या था। कि कॉमर्स जिसमें हम लोग ना व्यवसाय से रिलेटेड स्टडीज को करते हैं, है ना, बिजनेस से रिलेटेड जिसमें पढ़ाई होती है, वही हमारी कॉमर्स कहलाती है ना। जैसे इसके आधार पे है कि कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें हम लोग अपनी सेवा भी प्रदान करते हैं सामने वाले को, या गुड्स बेचते हैं, सामान बेचते हैं, है ना। जो ट्रेड करता है वो एज अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आगे बढ़ता है। अगर हम लोग यहाँ पे टीचिंग करा रहे थे, ये एक तरह का क्या है कि हम लोग सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो सर्विस एंड गुड्स दोनों चीज को अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीजें कॉमर्स के अंडर आती है ना। So it is subset of business that focuses on sale of finished or unfinished products rather than their sourcing, manufacturing, transportation और marketing, है ना। जिसमें हम लोग finished या unfinished लाइक कच्चा माल या और जो फिनिश्ड गुड्स होता है उस कच्चा माल से मान के चलो एक सामान को तैयार किया जाता है, एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन, कच्चे माल को भी हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को भी हम लोग सेल आउट कर रहे थे। ये पूरी प्रोसीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। समझ गए ना। ओके, अभी देखो अपनी जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रही है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर व्हाट इज बिजनेस, आखिर बिजनेस क्या है ना। इन चीजों को भी आपने नोट कर लिया है आई थिंक, है ना। तो बिजनेस के बारे में कह रहा है कि बिजनेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी एंटिटी है, ठीक है ना, जहां पे सामान को बेचा जाता है या सर्विसेज को बेचा जाता है। क्यों बेचा जाता है? फॉर प्रॉफिट। मतलब दुनिया का कोई भी काम या जो काम फायदे के लिए किया जाता है, दैट इज बिजनेस। वो चीज क्या है? बिजनेस है हमारा, है ना। तो हम लोगों ने यहां तक बेसिक टॉपिक को कवर किया था प्रीवियस क्लासेस में। आज का क्लास हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो डालो हेडिंग आप लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि बिजनेस की कितनी टाइप्स हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इन चीजों को अपने को कवर करना है। काफी सारे कॉमर्स के बच्चे इन सब चीजों को स्टडी किए होंगे। बिल्कुल। कौन से पार्ट 1 में? बीकॉम पार्ट 1। अभी पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा है। पार्ट किसका? पार्ट 1 का चल रहा है अभी, 12th वाले का ना। ओके, पार्ट 2 का सर 24 तारीख। देखिए ये सबके लिए जरूरी टॉपिक है, समझ गए ना। जो अकाउंटेंट बेस्ड स्टूडेंट है, कॉमर्स बेस्ड स्टूडेंट है, बीबीए हो, बीकॉम हो, लगभग सबके लिए जरूरी है। और आई थिंक अभी टैली सीखना आप यूं कह सकते हो कि मतलब अभी के टाइम का ना सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाला कोर्स है आपको। तो इसलिए इन चीजों को अच्छे से कवर करना है। तो देखिए हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हमने यहां पे इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मतलब बिजनेस से रिलेटेड कितनी संस्थान होती है, कितने ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो फर्स्ट पे मैंने रखा सर्विस, सेकंड पे ट्रेडिंग और थर्ड पे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है आपको? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सेवा प्रदान करता है, क्या सेवा प्रदान करता है ना। मान के चलो कि एग्जाम्पल्स में हम स्टार्ट करते हैं सबसे लास्ट वाले से, मैन्युफैक्चरिंग से। एक एग्जाम्पल्स में अगर सैमसंग कंपनी है ना, या काफी सारी कंपनीज है, सैमसंग है, एलजी है, लॉयड है, काफी सारी रेफ्रिजरेटर की कंपनी है। तो हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट बता रहे हैं कि कोई भी कंपनी है एक एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो उस कंपनी में क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर किया जाता है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसके अंडर ना पहले रॉ मटेरियल्स वो अलग अलग कंट्री से या अलग अलग जगह से कवर करता है। एक एग्जांपल में अगर हम एचपी की लैपटॉप की बात करें, ठीक है ना, तो आप कभी एचपी की लैपटॉप देखोगे तो उसमें क्या क्या चीजें आती है, काफी सारा कच्चा माल कहीं बाहर से वो परचेस करता होगा, है ना।
रैम किसी अदर कंपनी से परचेस करता है, उसमें प्रोसेसर या तो इंटेल की होती है या तो एएमडी की होती है, वो एएमडी या इंटेल की कंपनी से प्रोसेसर परचेस करता है। हार्ड डिस्क या एसएसडी अलग अलग कंपनी से, जैसे डब्ल्यूडी कुछ कंपनीज है वहां से उसने हार्ड डिस्क या एसएसडी परचेस किया। रैम उसने हाइनिक्स या सैमसंग का रैम उसमें लगाया, है ना। ऐसे काफी सारी कंपनीज आती है और सबको ना वो प्रॉपरली इंस्टॉल करके, है ना, अपनी कंपनी में उसको पूरी की पूरी मैन्युफैक्चर कराया। उसने सारा सॉफ्टवेयर डाला अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, उसमें अपनी कंपनी का लोगो लगाया, है ना। और जो लैपटॉप का पूरा आउटर लुक होता है उस पर उसने एचपी का टैग लगवाया। और फाइनली तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये जो गुड्स बन रही है ये कहां पे बन रही है? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। कहां पे उत्पादन हो रहा है गुड्स का। तो देखो इस सिचुएशन पे भी ना अकाउंटिंग है, लेखांकन वहां भी हो रहा है, टैली या कोई भी कॉमर्स का काम वहां पर भी वर्क कर रहा है। समझ रहे बात को? दोनों जगह पे काम कर रहा है। रीजंस क्या है कि वहां पे भी कहीं ना कहीं वो कच्चा माल कहीं ना कहीं से परचेस कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, ओके। अब देखो ये चीजें क्या हुआ, कंपनी ने फाइनली पैकिंग वगैरह कवर करके इसको किसको भेजा? ट्रेड करने के लिए, मार्केट में लॉन्च किया, है ना। अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर कौन कौन आ रहे हैं? जैसे आप जाते हो, काफी सारी दुकान है, अपने पूर्णिया में भी काफी सारी दुकान है ना। तो वहां पे आप जाते हो, एचपी केयर है, सॉरी एचपी स्टोर है, समझ गए ना, या काफी सारे ऐसे दुकान वाले हैं जो एचपी की लैपटॉप बेच रहे हैं, ठीक है ना। या आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉप्सी, बहुत सी ऐसी ऐसी साइट है जहां से आप इन चीजों को परचेस करते हो, ठीक है ना। तो जो परचेस की प्रक्रिया है, ठीक है ना, वहां पे क्या हो रही है? ट्रेड हो रही है। वहां पे क्या हो रही है? ट्रेड हो रही है। एक बड़ा पार्टी काफी क्वांटिटीज में कहां से परचेस किया? कंपनी से परचेस किया, है ना। और कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं। कंज्यूमर्स कौन? हम लोग क्या 10-20 पीस लैपटॉप लेंगे? सिंगल पीस लेंगे, है ना, 1 पीस 2 पीस लैपटॉप लेंगे मैक्सिमम। तो हम लोग हुए उसको यूज करने वाले, खपतकर्ता। तो वहां पे क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है। एक बड़ा बिजनेसमैन उसको काफी बल्क में, सपोज 30,000 में एक लैपटॉप का वो कॉस्ट लगा के परचेज किया और अपने पास उन चीजों को वो 45,000 में सेल कर रहा है। तो वो जो बीच की जो प्रॉफिट जनरेट हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन 15,000, तो ये हमारा एक ट्रेड का पार्ट होता है जहां पे ट्रेडिंग हो रहा है, एक्चुअल में ट्रेडिंग हो रहा है ना। यहां पे क्लियर अपने को दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। या अगर वो लैपटॉप नहीं बिकता है, 30 में उसने परचेज किया, 2 साल हो गया, आउट ऑफ वारंटी हो गया, या लैपटॉप अब आउटडेटेड हो चुका है, उसके बदले में दूसरी लैपटॉप बन चुकी है, तो लोग अब पुरानी लैपटॉप नहीं लेना चाह रहे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको कम में छोड़ रहे हैं, तो 5,000 का लॉस हुआ, है ना। और एक समय पे अगर हमने बेच लिया उसको, तो हमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ। समझे बात को? तो वहां पे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस में एवरी टाइम आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी जनरेट होगा। बट इस लॉस एंड प्रॉफिट मार्जिन्स का कैलकुलेशन कौन करेगा? हमारा सॉफ्टवेयर करेगा, या हम लोग करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम लोग कॉपी पेस्ट को अकाउंटिंग करेंगे, है ना। तो कॉमर्स यहां पर भी आपको हेल्प करता है। कहां पे? ट्रेड के सेक्टर्स में। अब बात आती है कि एक दुकानदार आपको लैपटॉप सेल कर देता है, मतलब फ्लिपकार्ट क्या है? एक दुकानदार है। फ्लिपकार्ट क्या सोचते हो आप? दुकानदार ही है वो भी, है ना। उस पर काफी सारे दुकानदार का कॉम्बिनेशन है, काफी लोग, काफी अलग अलग वेंडर लोग मिल के सामान को सेल कर रहे हैं। तो उसने एचपी की लैपटॉप या डेल, लेनोवो, किसी भी कंपनी के लैपटॉप उसने बेचा। ओके, नाउ जब सेल हो रहा है, सेल होने के बाद अब आपको क्या चाहिए? आप क्या सोच के लेते हो लैपटॉप कि भाई कंपनी अच्छी है, डेल है, एचपी है, लेनोवो है, मतलब थोड़ी नेम और फेम है, प्रसिद्धि है इस बेस में। तो इस प्रसिद्धि का जो बीच का पार्ट होता है इसको गुडविल बोला जाता है ना। तो उसकी नेम के कारण हम उसे ज्यादा भी पैसा दे देते हैं, है ना। ओके, अब क्या हुआ? क्यों पैसा दे दिया आपने? नेम के कारण। क्योंकि आपको पता है अगर अंडर 1 ईयर, या कुछ कंपनी आपसे कमिटमेंट करती है 2 साल की वारंटी, 1,000 रुपए ऐड करो तो 3 साल की वारंटी। अगर आपको कंपनी वो कमिटेड कर रही है कि 3 इयर्स की वारंटी है, तो आप एकदम निश्चिंत रहते हो कि कोई प्रॉब्लम आएगा तो मेरी रिपेयर हो जाएगी सिस्टम। तो अब रिपेयर वाला पार्ट आता है। सपोज आपका सिस्टम हो गया बीच में खराब, आपने 6 महीना 7 महीने चलाया, कुछ सॉफ्टवेयर की इश्यू आ गई या किसी चीज की इश्यू आ गई, है ना।
तो आप क्या करते हो, कहां जाते हो, दुकानदार के पास या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास? कहां जाओगे आप? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो केयर है, सर्विस सेंटर है ना, एचपी की सर्विस सेंटर वाले के पास आप जाते हो या सर्विस सेंटर वाले को कॉल करते हो, है ना। कुछ समय के लिए अंडर 1 ईयर आपके पास ऑन साइट वारंटी होती है ना। ऑन साइट वारंटी का मतलब हुआ कि आपका जहां पे घर है वहां पे आपको वो रिपेयर कर देगा। लेकिन वो कौन रिपेयर करने के लिए आ रहा है? सर्विस सेंटर वाला आ रहा है। तो सर्विस सेंटर का काम क्या है? वहां पे उसको कोई प्रॉफिट लॉस वाली बात नहीं है, वो आपको सेवा प्रदान कर रहा है, वो आपको रिपेयर करके दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ मनी, समझ गए ना, कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर भी इनबिल्ट है, अपने को दिख नहीं रहा है। अब इसमें इंटरनली पार्ट क्या है, कैसे आप पता करोगे? तो देखो, जब आप कोई भी सामान परचेस करते हो ना, तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट आपसे कंप्लीटली ये बोल के नहीं लिया जाता है कि आपकी 10,000 रुपीज सर्विस चार्ज हुई, है ना, 5,000 रुपीज आपकी सर्विस चार्ज, वो एक गुड्स के अंडर ही मैनेज करके चलता है। लेकिन अगर इसको बिजनेस में रखा गया है, मतलब बिजनेस के बारे में हम लोग ये चीज पढ़े हुए हैं कि जो काम फायदे के लिए हो, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी प्रॉफिट हमारा जनरेट हो रहा होगा। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को ना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, जहां पे ट्रेड नहीं हो रहा है, जहां पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अपने को प्रॉफिट भी नहीं दिखता है वहां पे, समझ गए ना। तो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग हमारी बिजनेस में ऐसे ही बिजनेस चलती है कि एक सैमसंग की कंपनी आई, सैमसंग फोन बनाई, उसने क्या किया, मार्केट में लाया, मार्केट में वो सैमसंग स्टोर में जाके इसे सेल कर रहा है। और अगर आप परचेज करते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ना ही आपको ट्रेडिंग पे जाना है, ना ही आपको मैन्युफैक्चरिंग पे जाना है, आपको कहां पे जाना है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस सेंटर पे जाना है। तो बिजनेस में ये 3 कैटेगरी इन्वॉल्व होती है, समझ गए ना, नोट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है। चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, जिसमें जिन चीजों को देखिए यहां पे क्लियर करके बताया गया है एज एन डेफिनेशन कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो केवल किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? सर्विस देने के लिए। एग्जाम्पल्स में है सर्विस सेंटर, लाइब्रेरी, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स। ठीक है ना, ये तीनों जगह पे, ये सब जगह पे आपको क्या मिलता है? केवल और केवल सेवा प्रदान किया जाता है ना। तो आप इन सब जगहों पे जो जीएसटी की, मतलब टैक्सेशन की जो ऑप्शन अवेलेबल होती है, मतलब अप्लाई होती है, वो होती है सर्विस टैक्स, समझ गए ना। यहां पे आपसे सर्विस टैक्स वसूला जाता है। लाइक स्कूल्स है, वहां पे आपको सर्विस टैक्स, पहले जब जीएसटी नहीं था ना, तो उस समय पे सर्विस टैक्स चलता था, इन सबको सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, समझ गए ना। तो ये हो गई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नोट हो गया, फटाफट नोट करिए। हो गया। उसी तरह से अपने ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड फॉर कंज्यूमर्स, है ना, बिजनेसेस और गवर्नमेंट पर्पस। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सामान को सेल किया जाता है, गुड्स को, प्रोडक्ट को सेल किया जाता है ना, फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए अगर सामान को यूज किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है ना, तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस किसके अंडर आते हैं? ट्रेडिंग के अंडर आते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल, क्लॉथिंग शॉप्स, मोबाइल शॉप्स एटसेट्रा। और उसी तरह से अंतिम टॉपिक है अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसके बारे में कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इज any businesses that uses components, parts or raw materials to make a finished goods। मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी पार्ट ऑफ बिजनेस है, जो क्या कर रहा है, काफी सारे कंपोनेंट्स, काफी सारे पार्ट्स, है ना, काफी सारे कच्चे माल को यूज करके एक प्रोडक्ट बना रहा है। लाइक कुरकुरे एक कंपनी है, मैंने बताया था ना, लेज एक कंपनी है। लेज क्या क्या लाती है अपने पास, कैसे बनाती है लेज? तो सबसे पहले क्या होता होगा, वो आलू परचेज करता है कहीं से, मतलब कच्चा माल परचेज किया, मसाला परचेज किया, ऑयल परचेज किया, कच्चा माल परचेज किया, उसने पैकेजिंग के लिए कहीं से माल परचेज किया, है ना, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, फिर उसको मिक्सअप करके,
है ना, चिप्स बना के पैक किया। तो ये एक पार्ट ऑफ, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना। तो यही प्रोसीजर्स को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर जानते हैं। समझ गया ना। एग्जाम्पल्स में मैंने यहां पे डाला है ऑटोमोटिव कंपनीज, बेकरीज, है ना, जैसे केक वगैरह बनाती है तो वो खुद से मैन्युफैक्चर करती है। आप जो देखते हो केक वगैरह जहां पे केक परचेस करते हो तो वो सब क्या है, खुद से मैन्युफैक्चर करती है। शू मेकर्स जो जूता वगैरह बनाते हैं, टेलर्स जो दर्जी का काम करते हैं, कपड़ा वगैरह सिलते हैं, वो सब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आया। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। ओके, अब देखिए एक यहाँ पे हमने एक छोटा सा डायग्राम डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर हमने डाला हुआ है कि बिजनेस, एक तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग कवर किए, है ना। अब देखो मैटर क्या है कि बिजनेस को करने के लिए अपने पास कौन कौन से पार्ट होने चाहिए, कौन कौन सा हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक अकाउंटेंट बन रहे हो तो आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, है ना। आपको ये पूरा आइडिया होना चाहिए कि बिजनेस में कितने सारे शाखाएं होती है, कितनी सारी रूट्स होती है ना, कितने लोग जुड़े हुए थे, कितने प्रकार के अकाउंट्स इसमें ऐड होती है, कौन कौन से लोग जुड़ के एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं, कौन से बिजनेस लॉस में जा सकती है। तो जब ये पूरी पहलुओं का आइडिया होगा आपको तो चीजें ना ज्यादा क्लियर होंगी, है ना। अभी देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 स्टेप्स को फोकस किया हुआ है ना, यहाँ पे 6 ऑप्शन निकला हुआ इसके अंडर से, बिजनेस के अंडर से। तो जैसे सबसे पहले मैं अगर फोकस करूं, आप इन्वेस्टर्स से स्टार्ट करो, देखना कि एक बिजनेस में सबसे पहले अपने पास क्या चाहिए, एक इन्वेस्टर्स, है ना। अगर आप लोग में से कोई भी सक्सेसफुल एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो आपके पास ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर ये इन चीजों में से कोई भी चीजों की कमी आएगी तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। समझ गए ना। तो सबसे पहला आपके पास इन्वेस्टर्स होना चाहिए जो इन्वेस्ट करेगा, है ना। इन्वेस्टर्स में भी इसको बिजनेस का आप मालिक भी मान सकते हो, है ना। जो मान के चलो कि एग्जाम्पल में कि हमने डिसाइड किया कि हमें एक रेस्टोरेंट ओपन करना है या हमें एक ना शॉपिंग मॉल ओपन करना है, कुछ भी ऐसा हमने डिजाइन किया। तो डिजाइन करने के बाद हमारा टॉपिक होता है ये कि इसमें पैसा कितना इन्वेस्ट होगा। तो इन्वेस्ट के लिए हमने सेट किया कि हम लोग 3 फ्रेंड हैं, 3 फ्रेंड मिलके इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, है ना। मान के चलो 3 फ्रेंड कौन कौन से हैं, मिस्टर ऋतिक, मिस्टर मोहित, मिस्टर रोहित, है ना। ये 3 मिलके इस बिजनेस को कवर करना चाह रहे हैं। तो तीनों क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़े थोड़े पैसे लगाएंगे, है ना। हो सकता है किन्हीं का ज्यादा हो, किन्हीं का कम हो। तो इस टॉपिक में क्या होता है कि उससे पहले ने प्रॉपर डीड बनती है, पार्टनरशिप डीड जिसको हम लोग कहते हैं। समझ गए ना। जो कॉमर्स के होंगे उनको ज्यादा आइडिया होगा इन सब चीजों के बारे में, बट आप लोग भी समझो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। किसी ने 3 लाख रुपए लगाया, किसी ने 5 लाख रुपए लगाया, किसी ने 2 लाख रुपए लगाया। तो इसको ना एक रेशियो में बांटा जाता है। अगर कोई पैसा कम लगा रहा है तो उसकी प्रॉफिट अर्निंग भी कम होगी। जो 5 लाख लगाया है उसकी प्रॉफिट अर्निंग ज्यादा होगी, है ना। तो एक पार्टनरशिप डीड में इन सब चीजों की चीजें अवेलेबल होती है। तो वहां पे 3, 5, 2 करके लगभग कितना 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ। 10 लाख रुपए से उसने क्या किया, एक बिजनेस को स्टार्ट किया। तो इन्वेस्टर्स इसी को कहते हैं, ठीक है। अब जब इन्वेस्टर्स का काम खत्म हो गया तब इन्वेस्टर्स जो मालिक है बिजनेस के, जो डिसीजन ले रहा है बिजनेस को, सोचो एक मैनेजर को रखा, एक मैनेजमेंट एमबीए वाले बंदे को उसने हायर किया, या ठीक है वो उसमें से सब लोग मिलके ही डिसाइड कर रहे हैं। तो उसने बोला कि भाई देखो मेरे शॉप में, शॉपिंग मॉल में हम लोग कहां से स्टॉक वगैरह मंगवाएंगे। तो वो ढूंढेगा किसको, सप्लायर को, कि भाई माल मेरे दुकान में ना दिल्ली से आएगा, कोलकाता से आएगा, लुधियाना से आएगा, है ना। तो ये चीजों को फिक्स करना सेकेंड स्टेप्स होता है। आपको तुरंत एक अच्छा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जो आपको कम रेट पे सही माल प्रोवाइड करे, सही स्टॉक्स प्रोवाइड करे,
है ना। तो आपको सप्लायर्स ढूंढना दूसरा काम है इन्वेस्ट के बाद। जब इन्वेस्टर्स सेट हो गया, सप्लायर सेट हो गया, अब क्या होता है कि बिजनेस में ना, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज मान के चलो एक समय में ना 3G मोबाइल चलती थी, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि काफी सारे ऐसे ऐसे मोबाइल दुकानदार होंगे जो कंटिन्यूअसली 3G फोन मंगा के सेल कर रहा है, काफी अच्छे रेट पे कमा रहा है। सडनली 1 या 2 दिन के अंदर ऐसा न्यूज आया कि जियो ने फ्री में 4G फोन, मतलब 4G सिम को लॉन्च किया, जिसमें फ्री इंटरनेट है 1 ईयर तक, 1 साल तक फ्री इंटरनेट है। उस दिन आप सोचो कि लोग फ्री इंटरनेट, एक समय में हम लोग 5 रुपए के इंटरनेट डलवाते थे और 50 MB ना थोड़ा थोड़ा करके यूज करते थे, याद करिए वो समय। रात के 12 बजे हम लोग उठ के मोबाइल को डाउनलोड सेक्शन पे लगाते थे, एयरटेल वाला ऐसा ऑप्शन था। लेकिन इस चीज को ने एकदम खत्म कर दिया जियो वाला। तो जब जियो आया ना, तो जियो में एक प्रॉब्लम निकाल दिया कि भाई ये 3G फोन में सपोर्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो ये हो गया लफड़ा अपने पास। अब आप सोचो कितना ज्यादा डाउन हो गया होगा सेम अगले दिन से उस 3G फोन की बिक्री, है ना। बहुत से ऐसे ऐसे होंगे दुकानदार जो उसमें 3G फोन परचेस करके अपने पास रख लिया होगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या करेगा वो? क्या बिजनेस बंद कर देगा? भाई मैंने तो पूरा पैसा लगा दिया 3G फोन्स पे। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या ढूंढेगा? पैसा तो वो इन्वेस्ट कर चुका है, अपना पैकेट से, ड्रॉल से जितना भी अर्न किए थे पैसा लग चुका है, वो तुरंत जाएगा फिनेंशियर्स के पास। फिनेंशियर्स कौन होते हैं? फिनेंशियर्स होते हैं हमारे बैंक, जिनसे हम लोग लोन लेते हैं। हमारे फैमिलीज, फ्रेंड में भी फिनेंशियर्स होते हैं जो हमें कवर अप करता है कि चलो मैं आपको ना 2 लाख रुपए देता हूं, 3 लाख रुपए देता हूं, बशर्ते वो आपसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। इसके बदले में आपको मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूं, आप 3 महीना बाद मुझे लौटा के 2,20,000 रुपया दे दीजिएगा, है ना। तो इस तरह के ऑप्शंस पे फिनेंशियर्स को आपको हमेशा रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आपको बंद नहीं करनी है, बिजनेस में उतार चढ़ाव होती रहती है। तो ये 3rd स्टेप्स है, ये भी स्टेप्स आपके हाथ में हमेशा रहना चाहिए, तभी आप एक अच्छा बिजनेसमैन होगे, ठीक है। तो उसने क्या किया? 4G फोन लगाया और बिजनेस को रन अप करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे 3G फोन्स को भी बेच के अपने बिजनेस को फिर से नॉर्मल लेवल पे लेके आया। उसके बाद अब देखो, ये सारी चीजों को कवर करने के बाद अब अपने पास क्या चाहिए? बिजनेस का जो सबसे मेन चीज होता है वो है कस्टमर्स। अगर आपके बिजनेस में कस्टमर्स नहीं आएंगे तो कोई मतलब नहीं होता है बिजनेस का। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या करता है? वो आपसे सर्विस लेता है, बदले में आप क्या लेते हो? उससे पैसा लेते हो, है ना। तो कस्टमर्स चाहिए। कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं, अब ना बहुत ज्यादा कस्टमर्स आने लगा, तो अब अपने को क्या चाहिए? अकेला मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे एक एम्प्लॉयज चाहिए। अब एम्प्लॉयज भी उसमें ऐड होके क्या किया? कस्टमर्स को सर्विस देना स्टार्ट किया, है ना। और एम्प्लॉयज का काम क्या है? कि कस्टमर्स को सर्विस देना, बदले में एम्प्लॉयज आपसे क्या लेता है? पैसा लेता है, एक्सचेंज ऑफ मनी, है ना। ओके, अब देखो जब एम्प्लॉयज आए, कस्टमर्स आए, तो काफी सारा पैसा भी आने लगा, काफी सारा अमाउंट भी आने लगा। काफी सारा अमाउंट आने के बाद उसको हम लोग मैनेज, अपने केवल एक लिमिट एरिया तक मैनेज नहीं कर पा रहे उस पैसे को, क्योंकि पैसे देने के अभी तरीके अलग अलग हैं, है ना। कोई आपको कैश में पेमेंट करेगा, कोई आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेगा, कोई चेक में पेमेंट करेगा, है ना, कोई इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेगा। तो आपको इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए आपको किन से टाई अप करना पड़ेगा? बैंक से, है ना। तो हमने क्या किया? एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया अपने बिजनेस का, और पूरी अमाउंट्स को वहां से भी हम लोग मैनेज करना स्टार्ट कर दिए। तो ये पूरी स्टेप्स है एक बिजनेस को प्रॉपर तरीके से करने की। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको ये पूरी स्टेप्स को मैनेज करना होगा। साथ ही साथ कोई भी बिजनेस को अगर आप करना चाहते हो तो 3 इयर्स टाइम दो। मैं ये पर्सनल अपना एक बता रहा हूं कि मैंने भी बहुत जगह पे स्टार्ट किया बिजनेस। लोग क्या सोचते हैं कि आज मैंने बिजनेस ऑन किया और कल दौड़ने लगेगा बिजनेस। बहुत ज्यादा ना हम लोग अपने अंदर खीर पका के बैठ जाते हैं, भाई कल से तो जबरदस्त कस्टमर्स वगैरह आएगा। हमेशा पॉजिटिव भी मत सोच के चलिए, समझ गए। एक बिजनेसमैन को सबसे पहले मेरे हिसाब से जोखिम को पहले फोकस करो आप, है ना। रिस्क मैनेजमेंट एक चैप्टर होता है जिसको आप लोग स्टडी करोगे आगे, ठीक है। ऐसे भी गूगल वगैरह पे पढ़ोगे, रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक बहुत अच्छे से समझ। तो एक बिजनेसमैन को रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क वाला चैप्टर सबसे पहले पढ़ना चाहिए।
क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क है, याद रखिएगा, है ना। तो आप बिजनेस में थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि एवरी टाइम बिजनेस तुरंत रन नहीं करता है ना। जरूरी नहीं है कि आज हमने ये इंस्टीट्यूट खोला तो कल से बच्चे बढ़ जाएंगे, नहीं होगा। धीरे धीरे लोग जानता है, समझता है, टीचर्स को देखता है। आप 2 को सर्विस दोगे, 2 5 को लेके आएगा, 5 जब सर्विस लेगा आपसे तो 5 और 5 को लेके आएगा, 10 को लेके आएगा, तो फिर ऑटोमेटिक आपकी बिजनेस रन अप होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब लॉजिक को आप अगर फोकस करते हो तो आपकी बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस करो, कहीं कोई दिक्कत जनरेट नहीं होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज आपकी अपनी कला है, उसको भी आप फोकस करो, अपनी भी तरीके मेथड्स को अपनाओ बिजनेस में, ठीक है ना। लेकिन ये 6 स्टेप्स को एकदम ध्यान में रखना है आपको बिजनेस करने के लिए, है ना। आई थिंक नोट कर लिया आप लोग, ओके। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग, लेखांकन, जो लेखा जोखा का काम होता है एक्चुअल में, है ना। सो अकाउंटिंग क्या है ना। तो यहां पे है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस इन गुड मैनर, है ना। मतलब लेखांकन एक ऐसी कला है, एक ऐसा लिखने का एक ऐसा तरीका है, रिकॉर्ड करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें ना हम लेन देन को, किसको, लेन देन को प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी में नोट करते हैं, सॉफ्टवेयर में नोट करते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर में उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इसी कला को हम लोग कहते हैं लेखांकन। समझ गए ना। अब देखो, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है ल्यूका पेसियोली, है ना। तो इसको ना एक तरह का अकाउंट के जन्मदाता बोलते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो इनका जो ऑप्शन दिया गया है कि ये 1447 से लेके 1517 तक के बीच के इनका मतलब जीवनी दर्शाया गया है। वॉज एन इटालियन मैथमेटिशियन एंड द फर्स्ट पर्सन टू पब्लिश मटेरियल ऑन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम्स को लाया, पब्लिश किया। समझ गए ना। आई थिंक इनका जो ईस्वी था 1494 ईस्वी, हाँ ठीक है ना। हाँ, तो 1494 ईस्वी में इसने डबल एंट्री सिस्टम्स को लॉन्च किया था। इनके हिसाब से ल्यूका पेसियोली, अकॉर्डिंग टू बुक्स वगैरह, जैसा भी हम लोगों ने बुक्स में स्टडी किया है, तो हिस्ट्री ऐसे ही चलती है, हिस्ट्री को ऐसे ही समझना है, ठीक है ना। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम के अगर फादर आप बोलो तो आप किनको बोल सकते हो, ल्यूका पेसियोली को, ठीक है ना। डबल एंट्री सिस्टम से क्या इंडिकेट होता है, डेबिट और क्रेडिट में जो मतलब हम लोग अकाउंट्स को लिखते हैं, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जब हम लोग पैसा निकालते हैं तो बैंक से अपने को मैसेज क्या आता है, आपने 3000 रुपए डेबिट कर लिया। बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। समझ गए ना। तो इस बात को फोकस किया जाता है। तो डेबिट मतलब पैसा निकालना और क्रेडिट मतलब जमा। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया। अब देखो, अकाउंटिंग के थोड़े से ऑप्शन पे यहां पे है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, है ना। अकाउंटिंग की, लेखांकन के शाखाएं। तो देखो 3 तरह का अकाउंटिंग है यहां पे, है ना। एक है अपने पास फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजेरियल या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। ओके, अभी क्या है कि दिस अकाउंटिंग, जैसे सबसे पहले है फिनेंशियल अकाउंटिंग, कि दिस अकाउंटिंग इज कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब जितनी भी वित्तीय लेखांकन होती है, समझ गए ना, वित्त से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, उसको मैनेज करना, उसको लिखना, उसको रिकॉर्ड करने का काम कौन करेगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग वाला बंदा करेगा। क्लियर है। अकाउंटिंग में भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जब आप कॉमर्स स्टडी करते हो ना, तो आपको ना अलग अलग फील्ड्स मिलते हैं चुनने के लिए कि आप किस फील्ड्स में आगे बढ़ना चाहते हो, है ना। एमबीए होती है, अलग अलग फील्ड्स में होती है ना। तो अभी जो आप लोग का फील्ड्स है, फिलहाल जो आप टैली सीख रहे हो, इसमें आपकी फिनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक आएगा। समझ गया ना। इसमें आप
प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन्स को लिखने के लिए सीखोगे, रिकॉर्ड करने के लिए सीखोगे सॉफ्टवेयर के अंडर। ओके, दूसरी अपने पास कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब लागत लेखांकन, है ना। इसमें क्या है, दिस अकाउंटिंग इज टू एनालिसिस द एक्सपेंडिचर to ascertain the cost of various products manufactured by the company and fix the price of final products. Suppose अगर मैं एक एग्जाम्पल में लूं कि कोई भी एक लैपटॉप की कीमत जो डिफाइन की जाती है ना, वो किस चीज की, कौन डिफाइन करता है, लागत लेखांकन वाले लोग, है ना। वो देखता है कि एक लैपटॉप को बनाने में कितनी कॉस्ट अपनी जाती है, समझ गए ना। अगर मैं बात बोलूं कि 5 रुपए में आपको लेज मिलता है, 5 रुपए में आपको कुड़कुड़े मिलता है ना, तो उसका रेट 5 रुपए फिक्स कौन करता है, लागत लेखांकन वाले डिपार्टमेंट के लोग, ठीक है ना। वो देखते हैं कि इसके अंडर कितनी कॉस्ट अपनी मटेरियल की जा रही है, कितनी कॉस्ट पैकेजिंग की जा रही है, कितनी कॉस्ट मार्केटिंग पे जा रही है, और सारे कॉस्ट को मैनेज करने के बाद अपनी प्रॉफिट कितनी जनरेट हो रही है। उसी में से, उसी 5 रुपए में से प्रॉफिट हमें कंपनी को भी देना है, उसी 5 रुपए में से प्रॉफिट अपने को रिटेलर को भी देना है जो आपको सेल कर रहा है। 40 पैसे 50 पैसे का प्रॉफिट होता है मान के चलो, तो सारी प्रॉफिट मार्जिन उसी पे जनरेट होती है। एक फोन 10,000 में मिलता है तो उसमें कितना कॉस्ट गया, फिर उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी होगी, पैकेजिंग कॉस्ट कितनी होगी, सर्विस सेंटर की कॉस्ट कितनी होगी, सबको जोड़ के फाइनल फोन की कीमत फिक्स की जाती है। तो ये काम कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, ठीक है। और थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस अकाउंटिंग इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन द टेकिंग रेशनल पॉलिसीज डिसीजन, मतलब जितनी भी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट डिसीजंस को मैनेज करना, हर क्षेत्र में डिसीजन को मैनेज करने का काम जो करता है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बंदा, ठीक है। मेरी बिजनेस नहीं चल रही है तो इस बिजनेस को आप एक अच्छे मैनेजमेंट वालों के हाथ में डालो जिन पे आपको भरोसा है, ठीक है ना, कि भाई ये जबरदस्त मैनेज करेगा, तो वो आपको पूरी एक सलीका, एक सही तरीका बताएगा, एक सही डिसीजन बताएगा कि आप अपनी बिजनेस में प्रोडक्ट की प्राइस ये रखो, प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप इस तरीके से करो, है ना। आज आप पतंजलि वाले को देखते हो, सबसे ज्यादा चलता है पतंजलि प्रोडक्ट, सबको धीरे धीरे ठप किया मार्केट में। रीजंस क्या है, उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही डिफरेंट टाइप की है कि नहीं। उसका जो प्रोसीजर है काम करने का एक डिफरेंट है। उसने क्या फोकस किया है, स्वदेशी अपना, इस वर्ड को ध्यान में रखा हुआ है। रेट चाहे कुछ भी हो, उसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, स्वदेशी, है ना। कुछ भी हम लोग लेंगे हमें भरोसा है भाई स्वदेशी है ना। हम लोग आटा भी खाते हैं ना, आशीर्वाद भी आटा आप खाते हो, पतंजलि का आटा थोड़ा महंगा है, चोकर का मात्रा क्योंकि ज्यादा है। हम लोग को ऐसा लगता है चोकर का मात्रा, चोकर खाने से पेट थोड़ा साफ होता है, तो ठीक है, किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बात बता रहे हैं कि उसको हम लोग के अंदर एक ऐसा भरोसा पैदा हो गया कि भाई एकदम स्वदेशी चीजों को यूज कर रहा है ना, सारी चीजें इसकी प्रॉपर मैनेज्ड है, कहीं पर भी अलग से कोई केमिकल्स यूज नहीं किया जा रहा, इसके तेल में, इसके खाने में, इसके टूथपेस्ट में, इवन हम लोग साबुन भी इसका यूज करते हैं, शैम्पू भी केश क्रांति यूज करते हैं कि नहीं। तो मैटर यही चीज आ गया है। तो इस पूरी मैनेजमेंट को कवर करने का काम कौन करता है, मैनेजेरियल अकाउंटेंट, समझ गए ना, मैनेजेरियल अकाउंटेंट जो मैनेजमेंट करता है, प्रबंध करता है, वो फिक्स करता है कि आपकी बिजनेस कहां पे रहेगी जो लोग ज्यादा आपके बिजनेस को देख पाएंगे, जुड़ पाएंगे, है ना। तो आपका बिजनेस का हर पार्ट मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए ये सब चीज जो आप स्टडी कर रहे हो ना, आपको बिजनेस करने में बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, समझ गए ना। कभी भी बिजनेस करोगे इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में पढ़िएगा, तो प्रॉपर इन सब चीजों का नोट्स बनाइए डे टू डे। अभी क्लासेस आपका चलता रहेगा, समझ गए ना, टैली प्राइम का सबको क्लासेस रेगुलर रहना है, याद रखिएगा, समय पे आना है एकदम टाइम पे, और रेगुलर क्लास रहना है। आज हम लोग इतना ही कवर करते हैं, ठीक है ना। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ही अभी चलता रहेगा।